देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, अजन्मी कन्याओं का पिंडदान करना, ऐसी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वो घटना हम लोगों के सामने की तो हम लोगों को ऐसा लगा कि मनुष्य के जीवन में उसका शरीर तो उसकी जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। क्यों आया आपके मन में ये पिंडदान करने का? एक महिला आई थी और वो कह रही थी कि केवल शपथ से काम नहीं चलेगा, जो बच्चियां मार दी गई हैं पेट में उनके लिए कोई पूजन है क्या? आपने हाल में एक कलश बैंक शुरू किया, क्यों? इसके पीछे कारण ये था कि जो लोग विधवा से शवदाह करते थे तो वहां पर उनकी परिजनों की अस्थियों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रभु की बनाई ये काया देखो कितनी अनमोल है, जीते जी सुख ले लो इसका, मृत्यु उपरांत भी इसका मोल है। अपने शरीर के अवयव को यूं व्यर्थ न जलने देना तुम, अपने अंगों को दान में देकर खुद को जीवित रखना तुम। कुछ का दान जीते जी कर लो, कुछ मरने पर करना तुम। जीते जी दान का सुखमय अनुभव जीते जी गर्व कराएगा, बाद मृत्यु के अंगदान से प्राणी तू फिर से जीवित हो जाएगा। अपने सुंदर नेत्रों को प्राणी यदि खाक में नहीं मिलाएगा, नेत्रहीन को दान में देकर उसकी आंखों से सृष्टि का सुख पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आज फिर आपके समक्ष उस कपल को लेकर आ रही हूँ, रेनू के साथ दिल से दिल तक में, जो कानपुर की धड़कन है और जिनका दिल कानपुर के लिए धड़कता है। ऐसा अभूतपूर्व अविस्मरणीय कार्य उन्होंने किया है अपने जीवन में, जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी होगी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज अपने समक्ष श्री मनोज सेंगर जी का और माधवी सेंगर जी का। सर, आपको युग दधीची कहा जाता है हमारे कानपुर का। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं आज आपको अपने स्टूडियो में बुला के। सर, ये देखने में आया है कि आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जहाँ हर कोई ये कहता है कि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, आपने ये इतनी अच्छी सेल्फ सर्विसेज जैसे कि देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, कन्याओं का, अजन्मी कन्याओं का पिंडदान करना, ऐसी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रारंभ से बात की जाए तो हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और सामाजिक क्षेत्र में बचपन से काम करते रहे हैं। बीच बीच में हम लोगों को ऐसा लगता रहा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जो सीधे सीधे समाज के हित का हो और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ ना हो। जो हमारे आचार्य जी रहे, उन्होंने हमको हमेशा एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो आसान काम है वो दुनिया में हर आदमी कर लेता है, तुम जब भी कुछ करना तो कठिन काम करना। एक बार ऐसा हुआ था कि एक कविता लिखकर मैंने उनको पढ़ने के लिए दी जी। उन्होंने कविता पढ़कर उसकी सराहना तो की, लेकिन एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। वाह। तो कुछ ऐसा काम करो जिससे कि लोग तुम्हारे ऊपर लिखें। क्या बात है। ये बात हम लोगों के मन के अंदर बैठ गई जी। और जब प्रारंभिक हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय हम लोगों का शुरू से था, तो हम लोगों ने अरेंज मैरिज नहीं की जी। हम लोगों का एक तरह से प्रेम विवाह इसको कह सकते हैं। हाँ। हालांकि वो पूरी तौर से प्रेम विवाह भी नहीं था वो वैचारिक विवाह था और हम लोगों के विचार आपस में मिलते थे जी। तो चूंकि मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ और ये कायस्थ परिवार से हैं, तो जो सामाजिक रूप से जितना हंगामा और जितना विरोध आज होता है उस जमाने में भी होता था और उससे कहीं ज्यादा होता था। उन सारी चीजों की परवाह न करते हुए हम लोगों ने विवाह कर लिया जी। और बहुत अभाव में अपने जीवन की गृहस्थी को प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोगों के मन में एक विचार ये आया कि जो लोग मर जाते हैं, जिनका जीवन चला जाता है, उनका अगर कोई उपयोग किया जा सके तो हम लोग नेत्रदान की तरफ सबसे पहले बढ़े और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। हाँ। उस समय भी हम लोगों ने करीब करीब 2000 से लेकर 2003-04 तक 300 से 400 लोगों का नेत्रदान कराया। डॉक्टर महमूद रहमानी साहब उस समय जीवित थे जी। तो उनके हाथों से हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराए। इसके बाद डॉक्टर लेफ्टिनेंट मानवती आर्या जी का एक घटना हुई उनके जीवन की। उन्होंने अपने पति का निधन होने पर उनके शरीर को अपनी गाड़ी में स्वयं रखा। अच्छा। और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में दान करने के लिए पहुंची। ओके। तो पूरा कॉलेज हड़बड़ा गया। हाँ। उनको भी नहीं पता था कि देहदान कैसे होता है, न लेने वालों को कुछ पता था, प्रक्रिया का भी कुछ पता नहीं था। तो वो देहदान बड़ी मुश्किल से घंटों की मशक्कत के बाद पूरा हुआ।
उसके हम लोग साक्षी बने, वो घटना हम लोगों के सामने की तो हम लोगों को ऐसा लगा कि मनुष्य के जीवन में उसका शरीर तो उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है। लोगों ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों को शरीर नहीं मिल रहे हैं अध्ययन के लिए, वहाँ पर शरीर की आवश्यकता और कोई देता नहीं है, क्योंकि हमारा जो हिंदुओं का विशेषकर जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो ये है कि मरने के बाद हम उनको जला देंगे। हाँ। और अगर जलाएंगे नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो धारणा है बड़ी गहरी थी। हाँ। तो हम लोगों ने एक विचार किया कि कम से कम हम लोग स्वयं और अपने परिवार इन लोगों का तो शरीर दान कर ही सकते हैं जी। तो ये सारी बात जब परिवार में गई तो परिवार के 16 लोग एक साथ तैयार हो गए। अच्छा। देह दान करने के लिए। ओके। तत्कालीन आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी थे, वो राज्यपाल भी थे और शास्त्री भी थे। तो हम लोग उनसे जाकर मिले। अच्छा। और उनसे ये कहा कि सर आप राज्यपाल बाद में हैं, आप एक विद्वान पहले हैं, तो आप आकर अगर देहदान का संकल्प हमें कराएंगे तो सामाजिक विरोध नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। हाँ। कि लोगों की धारणाएं जो सदियों से चली आ रही हैं, तो उस धारणा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना। हाँ। क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने जो पूर्वज हैं, जिनकी बॉडी है, उसको लेकर उनको लगता है कि देहदान करेंगे तो बॉडी म्यूटिलेशन में चली जाएगी, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसी करके कहीं सारी धारणाएं थी। ये बहुत बड़ा विरोध था बीच में जी। लोगों का ये मानना था कि अगर ऐसा करेंगे तो उनका अग्निदाह नहीं होगा और मोक्ष नहीं मिलेगा। तो लेकिन जब शास्त्री जी ने ये हमें शपथ दिलाई तो उस समय 24 लोगों ने एक साथ शपथ ली। ये तारीख थी 15 नवंबर 2003। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने जब लोगों को प्रेरित करना शुरू किया तो परिणाम बड़े उल्टे आने लगे। लोग विरोध भी करने लगे। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम लोगों के दरवाजे पर होली दिवाली मिलने गए तो उन्होंने दरवाजा ही बंद कर लिया। उन्होंने कहा इनको मत आने देना, क्योंकि जब आएंगे तो ये आंखें मांगेंगे या शरीर मांगेंगे। कुछ भी समाज में परिवर्तन अगर आप करने चलते हैं तो उसका विरोधाभास जरूर होता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी भी नई विधा के लिए जरूर से संघर्ष झेलना होता है। लोगों को ऐसा लगता था कि ये लोग किसी बीमा एजेंट की तरह आते हैं और मरने की बात करते हैं, और ये स्वाभाविक है कि जो जिसमें इंटरेस्टेड होगा वही बात करेगा। हाँ। धीरे धीरे हम लोगों ने फिर कैंपेन शुरू किए चौराहों पर, नुक्कड़ नाटकों में, और जहाँ तक धार्मिक सभाएं होती थी वहाँ हम 5 मिनट का समय जरूर मांगते थे और लोगों से कहते थे कि जरा 5 मिनट आप हमारी बात को सुन लीजिए। अगर आपको कभी अंगदान की जरूरत पड़ेगी, किसी अंग की आवश्यकता पड़ेगी, कोई आपके परिवार में नेत्रहीन हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और आपको भी नेत्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। या जब कभी आपका कोई परिजन चिकित्सा के लिए कहीं होगा और डॉक्टर अगर ठीक नहीं होगा तो आर्टरी की जगह वेन काट देगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू की और 2006 तक हमारा ये अभियान इसी तरह चलता रहा। वंडरफुल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभियान है देहदान का। मनोज जी, माधवी जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग MBBS की पढ़ाई शुरू करते हैं तो जाते से ही फर्स्ट ईयर में हमको डिसेक्शन हॉल में जाना होता है, और उस डिसेक्शन हॉल में रोज़ 2 से 3 घंटे व्यतीत करने होते हैं, और शरीर के जो देह हमको मिलती है उस एक पर्टिकुलर देह के ऊपर करीब 1 से 1.25 साल तक हम लगातार पढ़ाई करते हैं, और उस देह के एक छोटे छोटे चीज़ों को समझकर हमारी जो समझ होती है वो बहुत विस्तृत होती है, और आगे चल के सोचिए उन सज्जन, उन इम्पॉर्टेंट फरिश्ते के मैं बोलना चाहूँगी, उनकी वजह से हम ताउम्र पता नहीं कितनी ज़िंदगियों को बचाते हैं। क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो जब हमें पता होता है कि यहाँ पर आर्टरी है, यहाँ वेन है, यहाँ पर नर्व्स हैं, यहाँ पर मांसपेशी है, ये हड्डी टूटी है तो इसके पीछे ये नस है, वो चीज़ हमारे दिमाग में ता-ज़िंदगी एक पिक्चर की तरह छप जाती है। तो उस समय जो लावारिस डेड बॉडीज़ होती थी, मेरे ख्याल से वो मेडिकल कॉलेजेस में आती थी। लेकिन उस समय मेडिकल कॉलेजेस, मनोज जी, माधवी जी, बहुत कम थे। मात्र 6 मेडिकल कॉलेज या 7 मेडिकल कॉलेज एक स्टेट में होते थे, तो ज़रूरतें पूरी होती थी। बट आज जहां हमारे देश में, प्रदेश में, हर स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 60-70 तक मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक मेडिकल कॉलेजेस में करीब 100 से लेकर 250 तक बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है इन बच्चों के पढ़ाई के लिए इस तरीके की
देहदान की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मैं इतनी अचंभित हूँ और इतनी आश्चर्यचकित हूँ इस बात को कि आपने इस बात को कितना पहले समझा। आज से 14-15 साल पहले आपने इस बात को समझा और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। आज हमारे पास डॉक्टर्स की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के ज़्यादातर सीट्स डॉक्टर्स की खाली हैं और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ गई है, उसकी वजह से बहुत अधिक डॉक्टर्स की ज़रूरत है और उस पढ़ाई के लिए ये बहुत ही नोबल कार्य है। साथ ही साथ जो देहदान है उसमें हम कॉर्निया से जिन बच्चों का या जिनका पैदाइशी कॉर्निया नहीं होता वो कॉर्निया को लेके कर सकते हैं। और आज की तारीख में तो लिवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अगर देहदान का फॉर्म भरते हैं तो हमारा जीवन रहते भी और हमारे मृत्यु उपरांत किसी के कार्य आ सकता है। कितना अनमोल है हमारा ये शरीर जो ईश्वर ने हमें दिया है और हमारे माँ और पिता के थ्रू इस धरती पर आया है। माधवी जी, आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। ज़्यादातर महिलाएं जब घर में कार्य करती हैं ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड होती हैं। कभी आपको ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मनोज जी आपने क्या पाल लिया है भाई, क्या है ये, कि क्यों करना है? ऐसा कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया? नहीं, हमारे मन में सवाल इसलिए भी नहीं आया क्योंकि जितना मैं इनका सहयोग करती हूँ ये मेरे कार्य में भी उतना ही सहयोग करते हैं। सब्जी ये काट देते तो बना मैं लेती हूँ। कितनी सुंदर बात है जी। ये खाना बना, कभी कभी ये खाना बना देते तो मैं खा लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही समझने की बात है। जब मैं नौ दुर्गा सीरीज में करने का इसको लास्ट ईयर जो उद्देश्य था कि महिलाओं को अगर आप पंख देते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर या एज अ सोसाइटी, तो आप ये देखिए कि महिलाएं कितनी ऊपर तक बढ़ सकती हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं, बशर्ते आप उनका सहयोग करें, जैसे मनोज जी माधवी जी का करते आए हैं। सर, एक बहुत ही नोबल, मैंने अभी आपका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आप अजन्मी कन्याओं का पिंडदान बहुत सालों से कर रहे हैं। यह कार्य बहुत ही पुण्य है और मेरे कार्य से काफ़ी कुछ मिलता हुआ है, क्योंकि ये जो नौ दुर्गा सीरीज़ है सर, ये इसीलिए लाई गई यहाँ पर क्योंकि हर दिन में कम से कम 2 से 3 दंपत्ति ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं मैडम देख लीजिए किसी भी तरह पुत्र मिल जाए, एक बेटी है तो पुत्र हो जाए, 2 हैं तो पुत्र हो जाए, कुछ भी करके ऐसा कीजिए कि पुत्र हो जाए। तो जब भी मेरा स्टाफ ये सुनता है तो वो अपना सिर पकड़ लेते हैं कि अब तो मैडम के आधा पौन घंटा मैडम लेक्चर देंगी। तो आई सेड कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी कानपुर की सशक्त दंपत्ति महिलाओं को लेके आते हैं जिनसे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि देखिए आप अगर बेटियों को आगे बढ़ाते हैं तो समाज कितना सुव्यवस्थित और अच्छा हो सकता है। बट आप तो इतना अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सादर नमन करती हूँ आपको। मन में ये प्रेरणा क्यों आई? मुझे लगता है कि ये प्रेरणा मुझे आनी चाहिए थी क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो मुझे दिखाने आए, मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि मैं आपका एबॉर्शन नहीं करूँगी। फिर उसके 6 महीने बाद वो आते हैं कि मैडम आप तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी। सुनाने के लिए आते हैं, डांटने के लिए आते हैं कि नई लड़की हो, अभी से ये सब नहीं करोगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। खूब सुना है मैंने कि मैडम डीएनसी जो होती है ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट की ब्रेड बटर होती है। तो मैंने उन हाथ जोड़कर, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनसे कहा सर ब्रेड बटर नहीं खाऊंगी, दाल रोटी खा के काम चलाऊंगी, बट मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये इतनी सेंसिटिव टॉपिक है बट हमारे देश की जड़ों में ये बहुत अंदर तक है। पुत्र और पुत्री का भेदभाव ये एक सोशल प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ। इसका जो जन्म है वो इसलिए नहीं है कि वो पुत्री नहीं चाहते, वो इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में बेटी पैदा होते से ही ये इंसान सोचना, कपल सोचना शुरू करता है कि इसके लिए दहेज कैसे लेके आएंगे। माँ बाप ये सोचना शुरू करते हैं कि अब इसका ब्याह करेंगे तो हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा, अगर ये डेजिग्नेशन है तो इतने लाख, ये डेजिग्नेशन है तो इतने करोड़, ऐसे ऐसे
पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक दहेज प्रथा लोगों की नसों में और जड़ों में है। मांगने का तरीका अलग 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 है, अलग अलग है। बहुत ही प्रतिष्ठित ऑफिसर से लेकर डॉक्टर से लेकर डेजिग्नेशन होल्डर्स तक मैंने ये समस्या देखी है, हम सब देख रहे हैं, आज भी है। चीजें थोड़ी बदल गई हैं। जब हमारी बेटियां आज किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं तो कम लोगों की मांगने की हिम्मत पड़ती है, और मुझे लगता है प्रेम विवाह भी उस जड़ को, ये जो दहेज प्रथा की कुरीति है, इसको खोखला करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। सहायक है। तो बहुत समझाना पड़ता है कि ये आपका बच्चा है जिसको आप एबॉर्शन कराने के लिए सोचते हो। आप गायत्री परिवार से सर जुड़े हुए हैं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन बताती हूँ कि जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मात्र 5 दिन के भ्रूण में धड़कन आ जाती है। 5 दिन, यानी कि किसी महिला के पीरियड अगर मिस हो गए हैं और 5 दिन हुए हैं तो मैं उसके भ्रूण में धड़कन देख पाती हूँ। यानी कि उसकी आत्मा तो मात्र 20 दिन के भ्रूण में थी। बिल्कुल, मात्र 20 दिन के भ्रूण में वो आत्मा थी। बिल्कुल। और 3.5 महीने का भ्रूण तो पूरा भ्रूण बना हुआ होता है 80 से 90%। सिर्फ उसमें मेजर डेवलपमेंट होने बाकी होते हैं। ठीक बात। तो बहुत ही सेंसिटिव और दिल को भेदने वाली कड़ू सच्चाई है ये हमारे समाज की। तो क्यों आया आपके मन में ये पिंडदान करने का? क्या कोई ऐसा एपिसोड है, कुछ ऐसा मर्मांतक हुआ जिंदगी में कि आपके मन में ये प्रेरणा आई? एक घटना 2010 की है जी। नवंबर में हम लोगों ने हर वर्ष हम लोग कोरोना से पहले एक बड़ा यज्ञ करते थे जिसमें हम लोग बेटियों के लिए आहुतियां देते थे। तो ये नवंबर 10 की घटना है जी। हमने 1000 लोगों को, 1100 लोगों को एक साथ बेटी बचाओ की शपथ दिलाई। अच्छा। और उस शपथ में तमाम लोग थे, बहुत सारे लोग थे। हाँ। तो बाद में एक महिला हमारे पास आई, उसने कहा क्या ऐसा कोई विधान भी है, कोई पूजा है कि जो गर्भ में जो बच्ची खत्म हो गई हो, क्योंकि उसके लिए हम लोग कभी नाम भी नहीं लेते उसका, हालांकि वो जीवित तो थी ही जी, लेकिन न कोई इसके लिए तर्पण करता है, न कोई यज्ञ करता है, न कोई इसका नाम लेता है। तो ये बात तो उसकी हमारे मन में उस समय तो नहीं, लेकिन रात को जब मैं लेटा तो मुझे याद आया। मैंने कहा एक महिला आई थी और वो कह रही थी कि केवल शपथ से काम नहीं चलेगा, जो बच्चियां मार दी गई हैं पेट में उनके लिए कोई पूजन है क्या? तो मैंने रात को ही उठकर पुस्तकें पलटना शुरू किया जी। तो जो ग्रंथ थे उसमें तमाम थे, हमारे पास संहिताएं भी थी। उसमें 2-3 पुस्तकों में ऐसा उल्लेख मिला कि जो गर्भ में मार दी गई बच्चियां हैं उनके लिए तर्पण किया जा सकता है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण था। इसके मंत्र भी हैं, आज ही नहीं लिखे गए। अच्छा। ये बहुत पुराने मंत्र जिसे कह सकते ये हैं, वैदिक काल के मंत्र मिले। मतलब उस समय भी घटना होती मतलब थी। अजन्मी भ्रूण बेटियों के के लिए। लिए पिंडदान और तर्पण के लिए है। हाँ, ये रात को 2-2:30 बजे के करीब हम लोगों ने बैठ कर उसको पूरा छांटा। उस पूरी रात हम लोग इसी में और लगे रहे। फिर भृगु संहिता में इसको प्रमाण मिला। अच्छा। गायत्री परिवार की कर्मकांड भास्कर में इसका प्रमाण मिला। सार तंत्रिका सार एक पुस्तक वाराणसी से छपी है, उसमें इसका प्रमाण मिला। वो सारे प्रमाण हम लोगों ने इकट्ठे किए और ये तय किया कि अगले वर्ष प्रतिपक्ष में बेटियों के लिए हम लोग तर्पण करेंगे। और बेटियों के लिए ही तर्पण नहीं करेंगे, बेटियों से कराएंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी प्रमाण मौजूद थे कि उस समय धारणा थी कि महिलाएं तर्पण नहीं करेंगी, पिंडदान नहीं करेंगी। हमने वो सारे प्रमाण भी एकत्र किए। लगभग हमें 8 महीने लगे इस पूरे रिसर्च में। और हमने सारे प्रमाण एकत्र किए, यहाँ तक कि सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी का जो तर्पण था वो भगवान राम नहीं कर पाए, वो सीता जी ने किया। ये धारणा भी बदलने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी एक बेटी है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो एक कपल को समाज ये मन में हमारे यहाँ डालता है कि भाई तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तुम्हारा पिंडदान कौन करेगा। जी जी। तो सिर्फ एक बेटी होने से ये अधिकार तो नहीं छिन जाता। नहीं। जी। तो ये आपने पूरे प्रमाण इकट्ठे किए और आपको भृगु संहिता से लेकर और रामायण में आप बताते हैं रामायण में है, सीता जी ने दशरथ जी का बताया। वो दरअसल हुआ ये था कि फल्गु नदी के तट पर गया जी में सीता जी और भगवान राम जब इसके लिए गए तो भगवान राम कुछ सामान लेने के लिए गए और वो तर्पण का समय निकला जा रहा था। तो सीता जी ने वहाँ पर 3-4 लोगों को साक्षी बनाकर
और वो तर्पण का कृत्य किया और दशरथ जी ने स्वयं आकर उसको स्वीकार किया। अच्छा। ये लंबी कथा है, इसमें कई लोगों को श्राप भी मिले, उसमें सीता जी ने श्राप भी दिए थे 4 लोगों को। क्योंकि राम जी जब आए तो उन्होंने पूछा ना कौन आपका गवाह है, कि तो आपने तर्पण हाँ, किया। तर्पण किया। हाँ, तो एक गवाह तो ब्राह्मण, हाँ, दूसरा फल्गु नदी खुद, हाँ, हाँ। और एक पीपल का पेड़ जी। और एक गाय। ये 4 लोगों को उन्होंने बोला, लेकिन 3 ने मना कर दिया। अच्छा, हाँ, कि मतलब हमने नहीं देखा। ओहो, तो दशरथ जी को गवाही देनी पड़ी और पीपल के पेड़ ने गवाही दी। इसीलिए हम लोग तर्पण है, अगर गंगा नदी नहीं, मतलब कोई नदी नहीं है तो पीपल के नीचे भी आप तर्पण कर सकते हैं। ओके। अगर नदी है, नदी में करो, या फिर पीपल के पेड़ के पास। तो इसीलिए पीपल और नदी तो है ये फल्गु नदी। तो इन 3 को श्राप मिला था सीता जी का। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने माइथोलॉजिकल हमारी उसको संस्कार को बताया। तो और बिहार में भी जी। मिथिला की तरफ अभी पितृपक्ष में 14 को ही जितिया त्योहार कहते हैं। हाँ। पूरा क्या कहते हैं उसे? जीवित पुत्र का व्रत होता है। व्रत होता है। हाँ। तो उसमें महिलाएं ही करती हैं, व्रत रखती हैं, अपने बेटे के लिए करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं। हाँ, हाँ। अब तो बेटा और बेटी का रह गया, अब नहीं है, जो भी व्रत है बच्चों के लिए है। जी। तो व्रत करती हैं और अपनी जो मतलब महिला, जैसे सास खत्म हो गई है या माँ खत्म, तो उनका तर्पण करती है। अच्छा, महिलाएं तर्पण करती हैं महिलाओं महिलाओं करते के। हैं, हाँ। जी। तो ये हमारे मिथिला में प्रचलित है, क्योंकि हम खुद भी मिथिला के ही हैं। अच्छा, जी जी, नाइस। तो इतने सारे अच्छे कार्यों की प्रेरणा आपको मिलती जा रही है, आपको क्या लगता है कि प्रभु परमात्मा आपसे कार्य करा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में? हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, बिना भगवान की सहायता से कोई काम नहीं कर सकता। ये निश्चित रूप से क्योंकि ये बहुत ही अलग कार्य है और इसके लिए अंदर से मोटिवेशन, आज के समाज में जहाँ पर बहुत ही भौतिकीकरण है, कंज्यूमरिज्म है, लोग हर चीज़ को मनी और उससे तोलते हैं, तो इस कार्य को कंटिन्यू करके रखना, लगातार उसमें जुड़े रहना, तो जब तक मुझे लगता है आप बहुत खुशकिस्मत है इस मामले में कि ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए चुना हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही है। अभी डॉक्टर एस के कटियार साहब जब 2003 में हम लोगों ने शुरू किया था मेडिकल कॉलेज में इसको, जी, तो उसमें वो मौजूद थे और अभी पिछले वर्ष वो मिले कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तक तुम चला रहे हो इस अभियान को। मैंने कहा सर अब तो हम 307 बॉडी दे चुके हैं प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस को और लगभग 4000 लोगों को संकल्पित कर चुके हैं, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि 1-2 साल तो चलता है अभियान, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक कोई लेकर चले ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा सर इसमें समाज की भी प्रेरणा है और सबसे बड़ी बात है ईश्वरीय कार्य है, भगवान इसमें साथ दे रहे हैं। 22 साल पूरे हो जाएंगे। 22 साल हाँ, सेल्फलेस सर्विस करना आसान कार्य नहीं है। कोरोना पीरियड में 2020 में सिर्फ बॉडी डोनेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना था। जी जी, कोई मेडिकल कॉलेज कोरोना पेशेंट, क्योंकि जो भी खत्म हुआ तो लगता था कोरोना से ही खत्म हुआ है, तो सिर्फ 20 ऐसा एक साल गया जब देहदान नहीं हुआ। 60 बॉडी को हमने मना किया, 60 बॉडीज को मना करना पड़ा। आपने 304 से ज़्यादा बॉडीज़ का देहदान करवा चुके हैं, 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन दे रखा है, फॉर्म भरा है कि वो देहदान करना चाहते हैं। देहदान सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में यूज़ नहीं होता है, देहदान में आपके जो अंग हैं वो 6 से 7 लोगों की जान बचा सकते हैं। हम तो आज ब्लड को ही डोनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कॉर्निया डोनेशन, नेत्रदान को प्रमोट कर रहे हैं, बट देहदान इज समथिंग। हमारे देश की 140 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन में मुझे लगता नहीं है कि अगर हम सब जागरूक हो जाएं तो इस तरीके की कोई भी समस्या किसी को रह जाएगी जिसको लिवर, हार्ट, किडनी या नेत्रदान की ज़रूरत पड़े या मेडिकल कॉलेजेस में बॉडीज़ की ज़रूरत पड़े। इसमें सर एक चीज़ अभी आपने हाल में एक कलश बैंक शुरू किया, अस्थि कलश बैंक, क्यों, क्या है इसका कॉन्सेप्ट? 2014 अस्थि कलश बैंक हमने 2014 में प्रारंभ किया जी, और इसके पीछे कारण ये था कि जो लोग विद्युत से शवदाह करते थे तो वहाँ पर उनकी परिजनों की अस्थियों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी इलेक्ट्रिक वाले में, क्योंकि वहाँ पर तो कर्मचारी हैं और सरकारी तंत्र है, तो वहाँ पर कोई पंडे पुरोहित तो है नहीं। तो जो लोग वहाँ जाते भी थे तो वो लोग इसलिए कतराते थे कि वहाँ पर अस्थियाँ कहाँ रखेंगे हम। उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमने समझा और हमने वहीं पर भैरव घाट में वहाँ पर जैसे बैंक में लॉकर्स होते हैं इस तरह के लॉकर्स के केबिन बनवाए। और इस समय वहाँ पर 90 अस्थि कलश रखने की व्यवस्था हमने 2014 में कर दी थी। कोरोना काल में
लगभग 150 अस्थि कलश उस बैंक में रखे गए थे और हमें तत्काल 2 शाखाएं और स्थापित करनी पड़ी, एक बिठूर में और एक ढोड़ी घाट महाराजपुर में। ये अस्थि कलश बैंक की 2 शाखाएं हैं। वहाँ भी लोगों ने कोरोना काल में अस्थियां रखी अपने परिजनों की जी। और एक नगर के बहुत प्रतिष्ठित परिवार थे, कोरोना काल में उनकी सास जी की अस्थियां 1.25 साल तक हमें सुरक्षित रखनी पड़ी। अच्छा। और जब वो उनका लड़का वहाँ से लौटकर यूएस से आया तो वो उसको प्रयागराज लेकर गया। अच्छा। तो इस तरह से अस्थियों को सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है, ये भारत में एकमात्र एक ऐसा बैंक है ये जो कानपुर में है और सौभाग्यशाली है कानपुर महानगर कि यहाँ के लोगों ने इसको प्रश्रय दिया है और यहाँ के लोगों ने इसमें आगे बढ़कर मदद की है, क्योंकि बिना धन के कुछ होता नहीं है। हाँ। तो धन के लिए भी लोग आगे बढ़ते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल जी एडवोकेट, जो समन्वय समिति के संयोजक थे। उन्होंने तत्काल जितने भी पैसे की आवश्यकता थी उतना धन हमें तत्काल दिया और हमने 14 में इस अस्थि कलश बैंक की स्थापना भैरव घाट पर की थी, जो अब बराबर चल रही है। बहुत बहुत ही सुंदर। आप इन सारे आपके ये 3 मेजर अभियान हैं, इनको आगे 5 से 10 साल में किस फॉर्म में देखना चाहते हैं? क्या है आपके मन में स्ट्रैटेजी, क्या सोच रहे हैं आप? आने वाले 5 साल की अगर बात करें जी, तो प्रदेश के लगभग 20 से 25 जिलों में हम अस्थि कलश बैंक की स्थापना करेंगे। अच्छा। देहदान को लेकर हमारे मन में जो भाव हैं पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। इस समय हम 7 से 8 शहरों में अपनी शाखाएं स्थापित कर चुके हैं, लेकिन भाव ये है कि अब हम 25 से 30 जिलों में अपनी शाखाएं स्थापित कर दें। बहुत सुंदर। मैं सर ये पूछना चाहूँगी कि भावी जो जनरेशन है, क्या आपका इस कार्य को आगे लेके जा रही है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन को? मतलब अपना सामाजिक ये जो दायित्व है, आप किसके कंधों पे रख के आगे लेके जाना चाहते हैं, किससे शेयर करना चाहते हैं? इतना सारा कार्य है करने को। आने वाली जो हमारे सामने की जनरेशन है जो बहुत ऊर्जावान है जी। और बहुत अच्छे से काम भी कर रही है जी। उसको एक ही बात कहेंगे कि जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों जिए मरे हैं तख्त ताज के लिए। क्या बात है। तो आगे वाले, हम तो भारत के लोग हैं ना, बहुत सारे जन्मों में विश्वास करते हैं तो एक जन्म समाज के लिए, अगला जन्म फिर महल बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन एक जन्म पूरी ईमानदारी के साथ अगर समाज के लिए, अगर आप, और इस समाज का खेत है, इसमें जब आप बोते हैं तो 1000 गुना होकर आपको काटने के लिए मिलता है। भौतिक रूप से हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन हमारी कोई योजना 5 से 10 लाख रुपए से नीचे की नहीं होती है और वो समाज की ही कृपा से पूरी होती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हमारा पैसा समाज की जेबों में है, जब जरूरत पड़ती है हम निकाल लेते हैं। अपने लिए न्यूनतम, समाज के लिए अधिकतम, ये सूत्र जीवन में अपना कर रखें। आपसे ज़्यादा सुखी और व्यक्ति कोई भी संसार में नहीं होगा। बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं आज के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए सर, आप दोनों से ये सीखने की। अब एक बात हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और मान लीजिए आज वो प्रेरित होकर अपने पॉडकास्ट से अंगदान करना चाहते हैं जी, तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? अंगदान के लिए अगर वो बात करना चाहेंगे जी, तो भारत सरकार की संस्था है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जी, NOTTO, NOTTO, ये सब नोटो, ये टोटल सरकारी संस्था, ये उसमें रहेगा, भारत सरकार की संस्था, ये सारे कैपिटल लेटर्स होंगे, NOTTO। ओके। जब आप ये टाइप करेंगे तो भारत सरकार की संस्था की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर आप अंगदान का फॉर्म भरना चाहते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो अंगदान का फॉर्म का कॉलम आएगा। इसके बाद आप उसको क्लिक करने के बाद जो भी मांगेंगी जानकारी आप भरें तो एक ऑटोमेटिक आपका एक वहाँ से कार्ड जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। तो ये व्यवस्था भारत सरकार की है। देहदान के लिए जहाँ जहाँ तक ये बात जा रही है और वो लोग अगर बात करना चाहते हैं तो मेरा जो फ़ोन नंबर है ये 24 घंटे काम करता है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9839161790। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ 9839161790। इस फ़ोन नंबर पर आप बात करें तो आपको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जिस क्षेत्र में, जिस ज़िले में आप देहदान करना चाहेंगे वहाँ के मेडिकल कॉलेज से आपका संपर्क स्थापित करा दिया जाएगा और आपकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, मनोज जी।
आपके इतने बहुमूल्य समय के लिए और इतनी प्रेरणादायक अपना जीवन वृतांत, अपने सारे जितने आपके प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। मुझे लगता है कि कानपुर का ये जो दंपत्ति है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने कानपुर को अपना कार्य क्षेत्र, कर्मभूमि बनाया हुआ है। कानपुर हमारा शहर कुछ ऐसा ही है। ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पहल में आगे आएं। आप और इस बारे में जो भी जानना चाहते हैं, सर ने आपको नंबर दिया है, हम कमेंट बॉक्स में और भी आपको ये नंबर लिख कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोटो वेबसाइट NOTTO पे भी जाकर आप ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और मैं तो सर ज़रूर से तुरंत ही इस वीक ये कार्य कर ही लूंगी। थैंक यू सो मच बहुत माधवी धन्यवाद जी। आपका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद।